नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सबसे पहले विश्व गुरु भारत की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। जाने कितने पुण्य किए होंगे हमने, जो हमने इस पुण्य भूमि में जन्म लिया, इसकी मिट्टी से हमारा निर्माण हुआ। मैं प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं परम श्रद्धेय गुरुदेव चंद्रगुप्त श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी को, जिन्होंने मुझे आज ही के दिन वैदिक परंपराओं से जोड़ा। मेरे वेद गुरु श्री कृष्ण शास्त्री बापट जी को प्रणाम करता हूं। मेरे वैदिक ज्योतिष के गुरुवर पंडित चुलेट शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी वैदिक ज्योतिष में और फिर मुझे परंपरा से जोड़ा। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही अहोभाग्य का दिन है और मैं गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी के भीतर बैठे हुए उस गुरु तत्व को भी प्रणाम करता हूं, जो आपको वैदिक परंपराओं से जोड़ता है, आप में श्रद्धा भाव जगाता है कि हमें हमारी इन परंपराओं को आगे लेकर जाना है। आप सभी को पुनः प्रणाम। गुरु पूर्णिमा 1992, बहुत अच्छे से याद है मुझे वो दिन। मंगलवार का दिन था। मैं आज भी वो पुण्य दिवस को जब याद करता हूं तो मन भाव से भर जाता है। सन 1992 और गुरु पूर्णिमा के दिन मंगलवार था और सच पूछिए तो मुझे उसी दिन पता चला कि गुरु पूर्णिमा होती है। कॉलेज से निकले थे नए नए, कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, ग्रेजुएशन पूरी हुई थी और उन्हीं दिनों की बात है, जुलाई 14 थी गुरु पूर्णिमा 1992 की। और 9 जुलाई को गुरुवार था, तो मैं नारियल लेकर गुरुकुल गया था और गुरुजी ने कहा था, उस दिन थोड़ा सा कुछ इनिशिएशन हुआ और उसके बाद मंगलवार को उन्होंने मुझे बुलाया। तो जब मैं पहुंचा वहां तो उन्होंने पूछा मेरे से कि ये सब क्यों करना चाहते हो, क्यों जानना है तुम्हें वास्तुशास्त्र। मैं सोच में पड़ गया कि मैं इनको क्या बताऊं, पर फिर लगा कि नहीं, गुरु से सच बोलना चाहिए, गुरु को बताना चाहिए। तो मैंने कहा, गुरुवर बात यह है, करीब 2 बरस से मेरा ध्यान 24 घंटे इसी बात में रहता है कि कौन कहां बैठा है, कौन किस दिशा में है, तो उससे उसके जीवन में क्या हो रहा है। और ये लेबोरेटरी में रखे हुए इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर दिशा में खराब हो रहे थे और फिर मैंने देखा कि 6 लेबोरेटरीज में खराब हो रहे हैं। उस दिन से ऐसी आदत पड़ गई, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग्स मुझसे बात करती है, जैसे ये जो स्पेस है ना, ये जो सारा आकाश हमारे चारों ओर है, मुझे लगता है ये लाइव है। ये ऐसा नहीं है कि ये खाली है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ तत्व है जो हमें जोड़ता है। कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं, उसका कुछ असर है, पर मैं इसे समझ नहीं पा रहा। और बीइंग एन इंजीनियर मैंने काफी इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्राई किए हैं, पर पकड़ में नहीं आ रही बात। पर मुझे साफ दिखता है किस दिशा में कौन बैठा है, किस दिशा में कोई मशीन रखी है, तो वो कैसे रिएक्ट कर रही है। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले अच्छा ठीक है, ये पता चल गया तो इससे क्या होगा। मैंने कहा जी, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस है दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, 4 दिशाएं हैं। उन्होंने पूछा कितनी दिशाएं हैं। मैंने कहा जी 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। बोले नहीं, 8 दिशाएं हैं। थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं कर पाया तब तो, पर मैंने कहा चलो 8 होंगी।
तो उन्होंने कहा कि यह पता भी चल गया तो क्या होगा। मैंने कहा जी मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अगर मशीन ऐसे रिएक्ट कर रही है तो कोई रिएक्शन आदमी के भीतर भी तो हो रहा होगा। बोले हां सो तो है, पर तुम्हें क्यों करना है, चलो मिल गई जानकारी, फिर क्या करोगे। मैंने कहा जी शायद एक अच्छा जीवन जीने के लिए मैं कुछ मदद कर सकूं कि भाई यहां बैठ के पढ़ो, यहां बैठ के सोवो, यहां बैठ के कुछ करो। तो वो चर्चा करते रहे और वो चर्चा कहां पहुंची। उन्होंने कहा कि इसके लिए यह जानना जरूरी है पहले कि ये जो इसका हार्डवेयर है ना सोच का, जो इसका व्यवस्था है वो समझनी जरूरी है। मैंने कहा जी वो व्यवस्था क्या है। तो गुरुजी ने जो पहली बात कही, बोले पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है। मैंने कहा गुरुदेव इसका क्या अर्थ है, गुरु पूर्णिमा का, इसमें क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन जिस ज्ञान की शुरुआत होती है फिर वो जन्म जन्मांतर साथ साथ जाता है। भगवान बुद्ध ने भी अपनी पहली देशना गुरु पूर्णिमा को ही दी थी। फिर उन्होंने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए। तो कहे आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इस बीज को हमेशा ध्यान में रखना तो तुम्हें वैदिक परंपराओं को समझने में आसानी होगी। मैं सुनता रहा, एक नोटपैड और पेन था मेरे पास, मैं उसमें लिखता रहा। तो जो सबसे पहली बात उन्होंने मुझे ज्ञान की कही, उन्होंने कहा कि वैदिक विद्याओं का जो ध्येय है वो एक ही है, अपने धर्म में स्थापित होना। मैंने कहा गुरुदेव ये धर्म क्या होता है। माने ये जो हम पूजा पाठ करते हैं या मैं फलां धर्म का हूं, मैं फलां धर्म का हूं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म है जो तुमने जन्म से धारण किए हुए गुण हैं, वो धर्म है। तो मैंने कौन से गुण धारण किए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम गीता अध्ययन करोगे तो तुम्हें गुणों के बारे में जानकारी होगी। और फिर उन्होंने बताया कि 3 गुण होते हैं, रजस, सत्व और तमस। बस अभी के लिए इतना ही ध्यान में रख लो। रजस का मतलब है कर्म, और सत्व का मतलब है ज्ञान, और तमस का अर्थ है भाव। बस ये 3 शब्द और उनके अर्थ गुरुजी ने बताए। और फिर उन्होंने कहा कि जो ध्येय है, हम बात कर रहे थे जो वैदिक विद्याओं का ध्येय है, वो ध्येय है पीड़ा से मुक्ति। क्योंकि जब तक पीड़ा से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जो तुम जन्म से धारण किए हुए हो, ना केवल इस जन्म से बल्कि जो पूर्व जन्मों से भी लेकर आए हो, उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए, उसको भी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है पीड़ाओं से मुक्ति। मैंने कहा जी पर वो पीड़ा से मुक्ति, अब मेरे को तो कोई दर्द नहीं हो रहा। पीड़ा माने दर्द। अब भाई बच्चे की बुद्धि कितनी होती है। बोले नहीं, पीड़ाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 आयाम से पीड़ा आती है। 3 कारण होते हैं पीड़ा के। एक कारण होता है स्वयं आपा, और दूसरा कारण होता है वातावरण, जिस माहौल में तुम रहते हो, और तीसरा कारण होता है आकाशीय ऊर्जाएं। ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के कुछ समीकरण हैं। समीकरण तो बाद में बनाए, मानव ने बनाए हैं, परंतु उनकी ग्रहों की, नक्षत्रों में क्या स्थितियां हैं, राशियों में क्या स्थितियां हैं, उनको रिलेट किया मानव ने और देखा कि ये एक बहुत विशाल क्लॉक है, घड़ी है, जो मनुष्य के जीवन में समय की गुणवत्ता को तय करती है। ऐसा रिलेट किया गया है। तो ये 3 आयाम हैं जहां से पीड़ाएं आती हैं। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा क्योंकि इससे पहले कभी ऐसे बात ही नहीं हुई थी। आपे द्वारा जनित
यानी खुद की क्रिएट की हुई समस्याएं, और दूसरी वातावरण से, और तीसरी कॉस्मोस से, आकाशीय ऊर्जाओं से। बड़ा गजब का लगा ये दृष्टिकोण। तो मैंने कहा गुरुजी, ये आदमी खुद भी समस्याएं क्रिएट करता है? बोले ज्यादातर समस्याएं खुद की क्रिएट की हुई है। मैंने कहा जी वो खुद कैसे करता है? बोले उसकी सोच जैसी है, किसी से प्रभावित सोच है, मन में कोई अपनी ही बात को लेके चल रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि वो बिल्कुल सही है, और फिर अचानक वो उलझ जाता है, उसको लगता है कि ये गलत है। उसके अपनी सोच ही गलत हो जाती है, उसकी अपनी सोच ही सही हो जाती है। और जो सनातन सोच है, जो सदा से सोच है, वैदिक जीवन दर्शन वो सोच बताता है, जो सदा से है, वो सनातन है, वो एटर्नल है, वो कभी नहीं बदलता, और हर देश काल और परिस्थितियों में वो जो सच रहता है, उस सच के साथ अपनी सोच को कैलिब्रेट करके रखने की देशना वैदिक दर्शन देता है। मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मैंने कहा पर इसको जाने कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि आपे के लिए श्रीमद् भगवद गीता से बेहतरीन ग्रंथ संसार में कोई नहीं है। अब मेरे को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि घर में भी गीता रखी हुई थी, और वो लपेट के रखी हुई थी पूजा की जगह में। तो मुझे लगा कि वो तो पूजा करने की किताब होती है। बोले नहीं, वो पूजा करने की किताब नहीं है, वो पढ़ने की किताब है। और ये पहला ऐसा ग्रंथ है मानव के पास जहां पर स्वयं ईश्वर मनुष्य से बात कर रहे हैं। मेरी उस दिन दिलचस्पी हुई गीता को पढ़ने में, और गुरुजी ने बताया कि कैसे पढ़ना है। बोले सिवाय गीता के और कोई ग्रंथ नहीं है जो इतना जल्दी तुम्हें तुम्हारे आपे में ले आए, तुम्हारी सोच को संतुलित कर दे, जो तुम्हारी सोच को बैलेंस कर दे। अब मेरे मन में क्या था कि भाई अब हो गया, थोड़ा पूजा पाठ भी हो गया, टीका भी हो गया, पांव में कौड़ी भी बांध दी, दीक्षा भी हो गई। अब बाबा जी कुछ अगर वास्तु के टिप्स दे दें, समझ रहे हो ना, तुम लोगों को भी लगता होगा कि एक फॉर्मूला मिल जाए तो अपन जाके चमत्कार दिखाएं। मेरे मन में भी ऐसा ही था। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो मैं पढ़ लूंगा, पर वो वास्तु का कुछ बताइए ना। बोले हाँ, वास्तु को समझने के लिए ही वैदिक दर्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि वैदिक दर्शन की जो महान परंपरा है, जो ज्ञान का महासागर है, जो इतना बड़ा भवन है ज्ञान का, वैदिक ज्ञान का, उसमें एक कड़ी वास्तुशास्त्र की है। अब मुझे लगा कि गुरुजी को तो वैदिक ज्ञान की बातें करनी है, तो उनको भी हमारा विषय बहुत ऐसा लग रहा है, तो वो भी बात सही है, ऐसा ही होता होगा, जो गुरुजी बोले वही सही। बोले पहले इसको समझ लो, हमने जो बात करी है 3 कारणों से, 3 आयाम से पेन आता है। पेन के 3 डोमेन हैं, और एक एक डोमेन को समझना जरूरी है। फिर गुरुजी आगे बोले मेरा यह मानना है कि हमारे हाथ में सिर्फ वातावरण को संतुलित करके रखना है, और एक साधक के लिए अपने आप को भी संतुलित करके रखना। ये जो कॉस्मोस है, ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये तो हमारे काबू में नहीं है। अब हम शनि को तो बोल नहीं सकते कि भाई तू वहां से वहां चला जा, वो तो एक फिक्स्ड क्लॉक है। परंतु जिस प्रकार से धूप पड़ती है तो एक छत के नीचे जाके राहत मिलती है, बारिश होती है तो छाता हम तान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो वातावरण है, ये जो भवन है, इससे ग्रह नक्षत्रों के होने वाले प्रभावों से भी बचा जा सकता है। और अगर इसको संतुलित कर लिया ना, वातावरण को,
तो आपे को भी संतुलित किया जा सकता है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने पूछा, गुरुजी ये कैसे संभव है? बोले देखो, अगर कोई ग्रह नक्षत्र खराब हो जाए तो जो ज्योतिष का जानकार है वो बताएगा कि फला मंदिर में जाओ, वहां पूजा करो, वहां का तीर्थ करो, तो ये जो व्याधि आई है ग्रह पीड़ा के कारण, ये ठीक हो जाएगी। और फिर जिन लोगों को साधना करनी होती है, अगर वो घर पे साधना नहीं कर पा रहे तो वो दूसरी जगह जाकर साधना करते हैं। मैंने कहा, गुरुजी ये साधना का मतलब क्या होता है? बोले साधना का अर्थ है स्वयं को साधना, स्वयं को अनुशासन में लेकर आना, स्वयं को समभाव में लेकर आना। मैंने कहा, जी ये कैसे, क्या होता है? बोले अच्छा, तुम इंजीनियरिंग वाले हो ना, तो तुम सिंपली ये समझ लो कि खुद को रीअलाइन करना। एक व्यक्ति को लगता है कि जैसे वो अपने घर जाता है तो वो सडनली डिस्ट्रैक्टेड फील करता है, उसको लगता है कि उसका फोकस बिगड़ जाता है, उसको लगता है कि उसका मन गिरने लगता है। तो वो कोई दूसरी जगह पर जाता है तो वो स्वयं से जब रीअलाइन होता है, जब वो स्वयं से जुड़ता है, तो वो अचानक से उसको अंदर से स्फुरन आने लगते हैं, अंदर से आह्लादित भाव आने लगता है, विचारों में स्पष्टता आने लगती है, मन स्थिर हो जाता है। इसलिए लोग अपने घर में न बैठकर कहीं और जाकर साधना करते हैं। और यहीं से शुरू हुए, इस विचारधारा से शुरू हुआ कि एक ऐसे भवन का निर्माण किया जाए जहां पर पूरा गांव आकर अगर बैठ जाए, प्रार्थना करे, बैठे, तो वो स्वयं से रीअलाइन हो जाएगा। और वो जो रीअलाइन करने में सहायक भवन है, उसके क्या नियम होने चाहिए, उसका क्या तौर तरीका होना चाहिए, वो जो तौर तरीके हैं, वो जो रूल बुक हैं कि उस भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। वास्तुशास्त्र का मूल तत्व यह है दिशाएं और उनमें पंच तत्वों का संतुलन, क्योंकि पंच तत्वों से ही तो सारा संसार बना है। ये थी मेरी जो पहली देशना मुझे गुरुकुल से मिली, और मैं वही देशना से हमारा ये जो सेशन है 16 दिन का, मैं इसको शुरू करना चाहता हूं। वही मैंने आपसे शेयर किया। जो मुझे मिला परंपरा से, वो मैं आज आपको समर्पित करता हूं। आप भी उसको उसी मन से, श्रद्धा भाव से ग्रहण करना। और हां, एक चीज मुझे मेरे गुरु ने कही थी कि आंख मूंद कर किसी चीज पर विश्वास मत करना। श्रद्धा रखना एक बात है, परंतु आंख खोलकर परखना, जानना, जांचना, बार बार देखना, तो बुद्धि प्रखर होगी, तो बुद्धि को बोध होगा कि सत्य क्या है। मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि जो नियम, जो सूत्र आपको मिलेंगे, उनको ऑब्जर्व करना, रिलेट करना, बार बार रिलेट करना, तब आपके भीतर से जो आएगा सच्चा वास्तु का ज्ञान, वही है जो आपके अनुभव की कसौटी पर परखा गया। अब हम थोड़ा सा वातावरण को समझते हैं। वो वातावरण जिसमें दो प्रमुख बातें हैं, एक है दिशाएं और एक है पंचतत्व। तो किसी भी भवन में जब हम उसके प्रभावों को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है दिशाओं को समझना। मूल रूप से 8 दिशाएं वास्तुशास्त्र का आधार हैं और 8 उप दिशाएं हैं, सब डायरेक्शंस हैं, जो इन 8 डायरेक्शंस को स्ट्रेंथ देती है, जो इन 8 डायरेक्शन के रिसोर्सेज के रूप में काम करती है। अभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि किस प्रकार से डायरेक्शंस की अवधारणा, वैदिक अवधारणा किस प्रकार से विकसित हुई, किस प्रकार से दिशाओं के गुणधर्म तय किए होंगे,
इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि दिशाओं को आप समझ लें। दिशाओं के जो गुण हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो फिक्स्ड हैं, वो बदलते नहीं हैं कभी, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। ये कुछ इसी प्रकार से है जैसे आम का एक अपना गुण है, उसका टेस्ट है, करेले का अपना टेस्ट है। इस प्रकार से दिशाओं के भी अपने गुण हैं। अभी आप देखेंगे कि ये जो दिशाएं हैं, एक भवन के भीतर, एक भवन, उसका नक्शा, उसमें अगर हम एक 360 डिग्री का एक सर्कल की कल्पना करें, मान लें, और उस 360 डिग्री को हम 16 इक्वल डिविजन्स में बांट दें, तो ये 8 मुख्य दिशाएं और 8 उप दिशाएं कैसे बनती हैं, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 16 दिशाएं किस प्रकार से एक भवन में पहचानी जाती हैं। कल्पना करिए कि ये भवन का सेंटर है और ये 360 डिग्रीज, उसको हमने 16 भागों में बांटा हुआ है। अगर ये घर का सेंटर है, यहां पर आप खड़े हुए तो ये पूर्व दिशा है, यहां पर सूर्य उदय होता है। जैसे आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और पूर्व की ओर मुंह करें तो वहां से ये जो डिवीजन है ये 22.5 डिग्री का है। इस प्रकार से ये 16 दिशाएं बटी हुई है। सूर्य यहां से उदय होते हैं और यहां पर 3 घंटे बाद होते हैं, फिर अगले 3 घंटे बाद यहां होते हैं, फिर अगले 3 घंटे बाद यहां होते हैं और फिर 3 घंटे बाद यहां पर सूर्य अस्त हो जाते हैं। यह सिर्फ एक समझने की दृष्टि से है ताकि आपको सरलता रहे। और फिर हम अगर कल्पना करें कि उसके बाद सूर्य 3 घंटे बाद यहां पर, 3 घंटे बाद यहां पर और 3 घंटे बाद यहां पर होते हैं। अब देखिए, एक जो हमारी परंपरा में, जो वैदिक ज्ञान में समय की बांट की गई है, वो 24 घंटों को 3-3 घंटों में बांटकर 8 प्रहर कहे जाते हैं। सभी ने सुना होगा। मैं 8 प्रहरों के बारे में छोटी सी आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, उससे इफेक्ट्स को समझने में आसानी होगी। अभी हम इस पर फिर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि क्या कारण है, क्या वजह है कि इस दिशा का यही गुणधर्म है, ऐसा क्यों माना गया। तो गुरुजी की एक बात ध्यान में आई, क्योंकि 3 वर्ष में गुरुकुल में रहा तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके सीखने को मिली, चर्चाएं हुई, संवाद होता चला गया। तो गुरुजी ने एक बात कही थी कि जब भी तुम्हें वैदिक विद्याओं के बारे में कोई बात को समझना हो तो ऑब्जर्व करना कि जो परंपरा से चलने वाले लोग हैं उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी है, वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, कैसा उनका काम करने का तरीका रहता है, उसको जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें सारे रहस्य सामने आने लगेंगे। तो जब भी मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि ये 16 दिशाओं को यही गुणधर्म क्यों दिए गए, क्यों तय किए गए, क्यों माने गए, तो जो मुझे लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं किसी ग्रंथ में लिखा तो नहीं हुआ है, परंतु जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वो ये है, ध्यान देंगे, पूर्व दिशा यहां पर सूर्य उदय हुए। मैं एक बार इतनी सी कल्पना करूंगा कि सुबह 6 बजे सूर्य उदय हुआ। एक बार ऐसा मानने के लिए, क्योंकि कई बार 6 बजे के बजाय थोड़ा पहले सूर्योदय होता है गर्मी के दिनों में, और सर्दी के दिनों में थोड़ा सा लेट सूर्योदय होता है।
पर हम समझने के लिए ये मानेंगे कि 6 बजे सूर्य उदय हुआ तो पूर्व दिशा में। अब पूर्व दिशा में सूर्य उदय हुआ 9 बजे 3 घंटे के बाद साउथ ईस्ट में, 12 बजे दक्षिण दिशा में, 3 बजे साउथ वेस्ट में, और वेस्ट में सूर्य अस्त हो गए। अब इसके साथ हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल कैसे चलता है। मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, और विशेषकर जो मेरे जैसे गांव के परिवेश से हैं, जिनका बचपन गांव में निकला है, वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि भारत आज भी 80% भारत जो है वो गांव में बसता है। तो जो लोग कभी नहीं गए, सिर्फ शहरों में रहे हैं, मैं कहूंगा कि जब भी मौका मिले तो 15-20 दिन, 1 महीना भारत के किसी गांव में जरूर जाकर रहना, तो आप अपनी परंपराओं से ज्यादा अच्छे से जुड़ोगे। सुबह जब हम उठते हैं, जब हम सुबह गांव में उठते हैं, तो अक्सर एक होता है कि भाई सुबह उठे तो खेत की तरफ गए, और खेत की तरफ गए तो रास्ते में लोग भी मिले, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट मूवमेंट इन द डे वेयर यू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। तुम उठते हो और संसार से कनेक्ट होते हो। तो यहां पर आता है मेल जोल, लोगों से मिलना जुलना। आज भी बहुत सारी जगह पर लोग सुबह उठकर मंदिर जाते हैं, वहां पर भजन करते हैं। जयपुर में एक मंदिर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं वहां पर रहा कुछ दिन। मैं मंदिर का नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है, परंतु वहां पर सुबह सुबह लोग जाकर इकट्ठे होते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं, नाचते हैं, और फिर अपने घर में जाते हैं। और जब हम लौटते थे गांव में, मुझे एक बात याद आ रही है। नानी या दादी, जब भी दादाजी या नाना जी के साथ सुबह सुबह हम लोग खेत चले जाते थे, खेत यानी खेती की जगह पर जाते थे, फिर लौट के आते थे ना, तो नानी दादी मक्खन निकाल रही होती थी, मंथन चल रहा होता था, और फिर करीब 9 बजे के करीब नाश्ता होता था। आज भी होता है बहुत जगह पर। और फिर वहां से आगे बढ़ते थे कामकाज करने के लिए पूरे विश्वास के साथ। आज भी ऐसा होता है, जब सुबह उठते हैं तो एक ऊर्जा होती है कि क्या करना है, ये करना है, ये करना है। और 12 बजे तक सूर्य जब अपने शीर्षस्थ स्थान पर होते हैं, उस समय पर पूरा का पूरा फ्लो में होते हैं, एक्शन में होते हैं। और फिर धीरे धीरे वो एक्शन 3 बजे तक जाके थोड़े स्लगिश होने शुरू हो जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। और फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पक्षी भी घर लौटने लगते हैं, कामकाजी लोग भी घर लौटने लगते हैं। और 6 बजे यहां पर पश्चिम में हम पहुंच गए, तो क्या प्राप्तियां हुई, आज का क्या खाता रहा। बहुत सारे व्यापारी शाम को एक हिसाब बनाते हैं, दुकान से, शोरूम से या व्यापार की जगह से जाने से पहले, अपना दिन कंक्लूड करने से पहले अपनी प्राप्तियों का लेखा जोखा करते हैं। और फिर वहां से आगे शिफ्ट होते हैं। कई लोग जाकर घर में, उनको एडिक्शन है कि वो जाकर नहाते हैं टू फील गुड। इसका अर्थ है कि वहां पर एक ऐसा लो फेज आता है। कुछ लोग, भाई मैंने तो दिल्ली में आके देखा कि कारोबार क्या होता है, और वो कैसे पता चला। हमारे क्लाइंट वो कार में डॉट 7 बजे, कार चल रही होती थी, बिल्डर हैं, मैं उनके साथ साइट से लौट रहा होता था, तो 7 बजे और गाड़ी में अलार्म बजता। मैंने कहा ये क्या है भाई साहब। ड्राइवर तुरंत वहीं गाड़ी साइड में लगाता, अगर हम बाहर से भी आ रहे हैं, और गाड़ी साइड में लगाकर वो कार की डिक्की खोलता, उसमें से उनके लिए ड्रिंक्स निकालता, बर्फ भी रखी होती थी। डॉट 7 बजे वो उनको ड्रिंक देता था। मैंने कहा ये क्या है। बोले ये कारोबार है, कार में बार है। अब मैं चुप कर गया कि भाई बड़े हैं, जैसा इनका नियम है, रूटीन है। मैंने कहा भाई साहब अगर आप ये ना करें तो क्या होता है। बोले यार झोलमोल सा होने लग जाता है, खराब खराब नेगेटिव विचार आने लगते हैं।
और जो लोग वैदिक हैं वो शाम को मंदिर जाते हैं। शाम को जाओगे मंदिर में तो देखोगे कि लोग भाव विवल हो रखे हैं और आंखों से पानी टपक रहा है, क्योंकि वो जो फेज है, वो फेज को पार करते हुए वहां पर मंदिर में कोई सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सेवा करते हैं, घर लौटते हैं और उसके बाद सोने का वक्त हो जाता है, क्योंकि यहां पर रात के 9 बजे हैं, खाना खाया, सोए, यहां पर नींद का साइकिल चल रहा है और ये रात के 12 बजे हैं। एक काल्पनिक बात मैं कर रहा हूं समझाने की दृष्टि से। उसके बाद आधुनिक विज्ञान भी ये पहचानने लगा है कि डीप स्लीप साइकिल जो है वो 12 से 3 के ठीक बीच में 1:30 से 2 बजे डेल्टा ब्रेनवेव एक्टिवेट होती है। डीप स्लीप साइकिल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं। उस समय पर बॉडी में एक ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म ऑन होता है और यहां पर 3 बजे ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वो पार्ट है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और ये शुरू होता है, जहां से ये शुरू होता है ये करीब 2:40 पर ब्रह्म मुहूर्त के शुरू होने की अवधारणा है। और जो ब्रह्म मुहूर्त की जगह है उसको वास्तुशास्त्र में देव स्थान कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधकों को उठकर ध्यान करना चाहिए। और ये देखिए कि यहां 3 बजे हैं और यहां पर 6 बजे है, तो ये है वो सुबह का समय जो करीब 4 बजे 5 बजे, यहां 6 बज रहे हैं। तो यहां का जो सुबह सुबह का समय है ये मन को एक आह्लादित भाव देता है, बड़ा अच्छा सा फील आता है। जो लोग सुबह सुबह उठते हैं उनको बहुत अच्छे से इस फील के बारे में पता है और वो लोग, कोई सैर करने निकलता है, कोई ध्यान करता है, कोई बाहर की तरफ जाता है, लोगों से मिलता जुलता है सुबह सुबह। तो ये एक लाइफ साइकिल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, हर खाना एक 24 घंटे के जो बायो क्लॉक है उसको भी, जो विचारों का क्लॉक है उसको भी निर्धारित कर रहा है। अब अगर आप घर में भी रहते हैं, अभी तो हम सभी लोग घरों में रह रहे हैं, तो जो फील होता है, अगर आप रिलेट करेंगे, अगर आप अपनी डायरी में नोट कर लोगे कि आज से कुछ दिनों तक आप अपने टाइम साइकिल्स को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो वो जो फील है एक एक जोन का, वो आपको महसूस होना शुरू होगा कि हां, इस वक्त ये चीज चल रही होती है। जो सुबह सुबह की हवा है वो बड़ी पौष्टिक है, फ्रेश एयर। इसलिए इस जोन को, यहां से लेकर यहां तक के जोन को, जो मंद शीतल सुबह सुबह की हवा है, जो बहुत अच्छी फील होती है, जो बड़ी एनर्जेटिक लगती है, ये वो वायु का जोन कहा जाता है। ये वो सुबह की फ्रेश एयर है। जब पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं, तुम अगर सैर करने जा रहे हो, तो वो जो फ्रेशनेस तुम्हें फील होती है, और वो जो सुबह सुबह पत्तियों पर ओस की बूंदें हैं, वो तभी तो होंगी अगर रात को जल तत्व वातावरण से उन पर आकर टिका होगा। उसके बाद 9 बजे से 8-9 बजे से दिन गर्म होना शुरू होता है और वो करीब 12 बजे तक जाकर पूर्णतः गर्म हो जाता है। सबसे गर्म पॉइंट दिन के 12 बजे, विशेषकर गर्मियों में तो। और फिर वो धीरे 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 स्लगिश होने लगता है, वो समय स्लगिश होने लगता है। वो जो स्लगिशनेस है उसको पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। अब उसके बाद से ये एक एम्प्टीनेस, एक शैलोनेस का स्पेस है जहां पर विचार किए जाते हैं, विचारों का मंथन होता है, परिवार में व्यक्ति पहुंचता है, बच्चे अध्ययन करते हैं, व्यापारी प्राप्तियों के देखते हैं। यहां पर वो थोड़ा सा लो फेज का पीरियड होता है जहां पर कुछ भी एक बार अच्छा सा नहीं लगता। इसलिए
शाम को लोग एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो फेज ऐसा होता है, एक शैलो सा फेज होता है। अगर आप इस साइकिल को देखेंगे तो ये 16 दिशाएं, उनके गुणधर्म और उनमें पंच तत्व जो एनवायरनमेंट में, जो वातावरण में प्रधान होते हैं, उसके आधार पर भवन में या दिशाओं में जो दिशाओं के गुणधर्म और पंच तत्वों का होना तय किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी। क्या ये किसी ग्रंथ में लिखा है? उत्तर है नहीं। क्या वास्तु के ग्रंथ में लिखा है? नहीं। क्या किसी आचार संहिता में लिखा है? नहीं। पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये इस आधार पर ये कल्पना की गई होगी। 16 दिशाओं के इन गुणधर्मों को और पंच तत्वों के गुणधर्मों को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें, जो 3 प्रकार के पेन हैं, जो 3 प्रकार की पीड़ाएं हैं, उनको हल करने के लिए हम इसको कैसे उपयोग करते हैं वास्तुशास्त्र में, अब हम उसको समझेंगे। मेरा जो अनुभव रहा पिछले करीब 28 बरस में, मैंने जो काम किया, उसमें मैंने क्या देखा कि जब भी कोई हम लोगों के पास समाधान लेने के लिए आता है, उसको वास्तव में खुद को भी स्पष्टता नहीं होती कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप में से कुछ लोग मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि मैं 2 साल से 3 साल से वास्तु कर रहा हूं, 4 साल से कर रहा हूं, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने YouTube पर देखा है, या कोई हमारे कोर्सेज भी जो हैं महावास्तु वाले अपने वो किए हैं, परंतु मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट मिल जाता है और कई बार रिजल्ट भी नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग तो ओवरडन कर देते हैं, सारी रेमेडीज लगा देंगे, सारा कुछ कर देंगे और फिर कहेंगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं आप सभी लोगों को और उन लोगों को भी मैं 1-2 बात आपसे करना चाहूंगा इस विषय में कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि तुमने थंब रूल बना लिया है कि बस ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। गैप कहां पर है, ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उसको वास्तव में पेन किस वजह से है। पेन के 3 सोर्स हैं, एक सेल्फ, दूसरा वातावरण, तीसरा कॉस्मोस। कॉस्मोस हमारे काबू में नहीं है, हमें वातावरण में ही सोल्यूशन करके उसको मैनेज करना है। और एक है स्वयं की पैदा की हुई पीड़ाएं। जब हम लोग प्रोफेशनल होते हैं तो हम क्लाइंट को यह नहीं कह सकते कि ये तेरी सोच की वजह से तेरे को प्रॉब्लम है। कई बार क्लाइंट ऐसी डिमांड करता है कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे को ये रिजल्ट मिल जाए, परंतु उसको ये नहीं पता होता कि वो रिजल्ट मिलने के बाद उसको पीड़ा हो सकती है। वो गुस्से में है, जाने किस भाव दशा में व्यक्ति अपनी पीड़ा को बयान कर रहा है। तो एक सलाहकार होने के नाते तुम्हें वो आंख विकसित करनी होगी कि ये जो समस्या है इसको वातावरण या वास्तु की वजह से है या इसकी अपनी वजह से है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आप लोग मिस करते हो तो रिजल्ट नहीं आता। सब कुछ कर देने से रिजल्ट नहीं आएगा। अगर सारी दवाइयां एक साथ खा लो तो क्या होगा? बंटाधार। और वही बंटाधार आप अपनी अप्रोच में करते हो। तो वो आंख विकसित करो, वो जानो कि क्या है कारण। और दूसरी बात, मैं एक और कन्फेशन करूंगा। ये जो हमारा कोर्स हो रहा है ना, ये मेरे कन्फेशंस का कोर्स भी रहेगा। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि जो पुराने वीडियोस हैं ना, उसमें कई सारे दावे किए होंगे मैंने,
पर तब मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट था। आप समझ रहे हो ना? अब मैं आपके साथ ऑनेस्टली चलूंगा, बिल्कुल ऑनेस्टली। हाँ, प्रोफेशनल होने के नाते हमें करना पड़ता है। अरे बोलेंगे नहीं तो सामने वाला कैसे मानेगा कि हाँ भाई आप कुछ करोगे। सच बात यह है कि हम ना तो किसी को समाधान देते हैं और ना उपचार देते हैं। सच बात यह है। और संसार में कोई भी किसी को भी कोई समाधान या उपचार नहीं देता, चाहे वो एक डॉक्टर क्यों ना हो। डॉक्टर हीलिंग नहीं दे सकता। डॉक्टर सिर्फ बॉडी को सपोर्ट कर सकता है हील होने के लिए, क्योंकि हीलिंग तो इम्यूनिटी ने देनी है। हीलिंग तो अपने अंदर से आनी है। ठीक उसी प्रकार से ये जो सब कुछ घटित होना है, हम लोग फैसिलिटेटर हैं उसकी 16 दिशाओं को ठीक करके, पंच तत्वों का संतुलन बिठाकर उसके लिए वो वातावरण निर्मित करने के लिए, ताकि उसके अंदर से उसको वो प्रेरणा आए, उसके अंदर से उसको वो इंसाइट आए, उसके अंदर से वो सॉल्यूशन निकल कर आने लगे, जिससे वो अपने जीवन को ठीक कर सके। अगर हम कहें कि व्यापार के लिए हम समाधान देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम फैसिलिटेट करते हैं। कुछ अवरोध आ रहे हैं, कुछ विकार हैं उसके वातावरण में, जिस वजह से पीड़ाएं उसको घेरे हुए हैं, और उस वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा जो करने के लिए वो पैदा हुआ है। तो हम कौन होते हैं उसके लिए कुछ करने वाले? ये मेरा ऑनेस्ट कन्फेशन है। और सच बात यह है कि जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं अब तक रहे, मैंने उनको ये बात कही कि करना तो आपको है। मैं तो आपके इतने बड़े साम्राज्य में एक मंत्री मैं भी हूं। मंत्री यानी मंत्रणा करने वाला, मंत्रणा यानी जो उसको फैसिलिटेट करता है बातचीत। निर्णय तो राजा ने करना है। हम ऐसा वातावरण बना देते हैं कि उसके निर्णय सही होने लग जाए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, अपनी अप्रोच में ध्यान रखना, यह बात की स्पष्टता रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है स्पष्टता होना, क्लैरिटी होना। अभी मैं आप लोगों को मैंने कहा बार बार कि आप अपनी समस्याएं लिखो, लिखो कि आपको क्या तकलीफें हैं। यह मैं क्लाइंट को भी कहता था। अब तो 12 मार्च से मैं फ्री हो गया हूं उस बात से। मैं क्लाइंट को क्या कहता कि भाई आप अपनी समस्याओं की सूची बनाओ, लिस्ट अप करो उन्हें। मैं लिख के रख लेता, परंतु मैं सीधा समस्याओं के समाधान देने पर कभी जंप नहीं किया, कभी जंप नहीं किया। मैंने एक ही काम किया, और वो क्या काम किया? मैंने उनको स्पष्टता देने वाला जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट का जोन, मैंने स्पष्टता देने वाले जोन को बैलेंस किया, उसको सेटराइट किया, और थोड़ी बहुत और चीजें कर दी ताकि उनको लगे भाई हाँ कुछ तो हुआ है। परंतु मेरा फोकस फर्स्ट 3 वीक के लिए सिर्फ एक जोन पर रहा कि मैं अगर उसको सही कर दूंगा और फिर उनसे पूछूंगा कि भाई साहब क्या चीजें करनी है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 हफ्ते बाद 95% लोगों ने यह कहा कि भाई साहब वो तो समस्या थी ही नहीं, बस अपने ही मन का द्वंद्व था, मतभेद था, गुस्सा आया हुआ था। पर अब उस बात को काट दीजिए। जब वो समस्याओं की सूची एडिट हो जाती है, मैं तब उसके बाद उस पर काम करना शुरू करता हूं। तुम लोग भी यही करना। और आज मैं ये कहूंगा कि तुम लोग अपनी जो समस्याएं लिखे हो उनको सहेज कर अपने पास रखो। चाहो तो मुझे भेज सकते हो, मुझे भी ध्यान में रहेगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। परंतु सबसे पहले अपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करो। बैलेंस करने का अर्थ क्या है? बड़ा सरल सा अर्थ है। यहां पर हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में
जल तत्व और वायु तत्व दोनों मैंने मार्क किए हैं। वास्तव में ये शेड है, ये ग्रेडियंट है यहां से शिफ्ट होने का। जल तत्व वायु तत्व में परिवर्तित होता है, ये वो ट्रांजिशन का फेज है। इसलिए मैंने अभी यहां दोनों लिख दिए। अगर इस दिशा में कोई दूसरा और तत्व होगा तो विरोध होगा। इसका क्या मायना है, इसका क्या अर्थ है, अभी हम देखते हैं और इसका क्या कारण है उसको समझते हैं। हर दिशा में कोई ना कोई तत्व प्रोमिनेंट है। इसको ऐसा कहिए कि ऑनर है ये इसका, इस दिशा का स्वामी ये तत्व है। अब तत्वों के बारे में इनके थोड़ा समीकरण को समझ लेते हैं। हालांकि आप सभी को पता होगा क्योंकि अपनी किताबों में भी है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं, एक क्विक आपको ओरिएंटेशन दे देता हूं। जल वायु को पैदा करता है, इसको हमने कहा कि यह सहयोग देता है। वायु अग्नि को सहयोग देता है, सपोर्ट देता है, तो अग्नि पैदा होती है। अग्नि से पृथ्वी पैदा होती है, पृथ्वी से स्पेस पैदा होता है यानी कि आकाश तत्व, और आकाश से जल पैदा होता है। ये क्लॉकवाइज साइकिल आप देख रहे हैं। ये क्लॉकवाइज क्यों है? क्योंकि सूर्य की जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है। ये ना थोड़ा सा यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो मैंने कहा कि सूर्य क्लॉकवाइज है, सच ये नहीं है, ये तो संदर्भ के लिए है। सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, रिलेटिव बात है। पर समझने के लिए आप यही समझेंगे कि सूर्य का जैसा जैसा मूवमेंट है, सूर्य ही वो कैटलिस्टिक फोर्स देता है, कैटलिस्टिक रिएक्शन पैदा करता है कि जहां पर एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित होता चला जाता है, और ये कंटिन्यूस साइकिल है। इसको साइकिल ऑफ क्रिएशन भी कह सकते हैं, इसको साइकिल ऑफ सपोर्ट भी कह सकते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखने की है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। कैसे करते हैं? पानी आग को बुझा देता है तो इसको हम कहेंगे विरोध किया। आग स्पेस को फाड़ देती है। अरे भाई, अग्नि जलती है तो वो आकाश को भेद कर देती है ना, आकाश का भेदन करती है अग्नि। आकाश वायु को खत्म कर देता है। जैसे 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 आप ऊपर चले जाते हो तो हवा जो है वो थिन होती चली जाती है, वो हवा विलीन हो जाती है। जैसे जैसे आकाश बढ़ता है हवा खत्म होती चली जाती है। वायु जो है, वायु क्या है? ये जो पेड़ पौधे वनस्पति है ना, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये वायु है। वायु पृथ्वी को ध्वस्त कर देती है। कैसे? एक नन्हा सा पौधा जमीन फाड़ के बाहर निकलता है, और जो पृथ्वी है वो जल को, पानी को बांध देती है, अपोज करती है। अगर हम कोई नहर, नदी का किनारा देखें तो दोनों तरफ वो अर्थ एलिमेंट है जो उसको बांध देता है। तो जो पानी को बांध रहा है वो अर्थ एलिमेंट है। तुम्हारी बॉटल भी एक कॉन्टेक्स्ट में पानी की अर्थ एलिमेंट है। तो इन बातों को ध्यान में रखना कि ये समझने की दृष्टि से है, वो पर्सपेक्टिव देखने की दृष्टि पैदा करने के लिए है। इसको ऐसे समझ के आसानी हो जाएगी तो थोड़े दिनों में तुम लोग सब कुछ करने लगोगे। कैसे? स्पष्टता। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है स्पष्टता का जोन है, क्लैरिटी का जोन है। मैंने जो हमारे पुराने शक्ति चक्र हैं उसमें माइंड और क्लैरिटी लिखा है। अभी नए में मैंने ये कीवर्ड इसलिए चेंज किया है, मोटिवेशन, क्योंकि क्लैरिटी ही मोटिवेशन देती है।
क्लैरिटी होगी ना तो मोटिवेटेड रहोगे, क्लाउडीनेस होगी ना तो वो गिरने लगता है अंदर से कुछ। इसलिए जो ये दिशा है, यहां पर बैठकर ध्यान करना, यहां पर बैठना, मनन करना, मैं इन टर्म्स को डिफाइन कर देता हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा ध्यान करना, तो कुछ लोगों को लगेगा कि वहां पर जाके पद्मासन में बैठ जाएंगे तो ध्यान करना है। अरे नहीं बाबा, ध्यान का अर्थ है, अरे तेरा ध्यान इस तरफ नहीं है, अरे तेरा ध्यान इस तरफ नहीं है। ध्यान का मतलब है अटेंशन, और ध्यान टर्म का अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन। तो जब आप यहां जाकर बैठते हो, मालूम है क्या होता है, जो ये सारी विंडोज खुली रहती है ना चारों तरफ, ये ख्याल आ रहा है, वो ख्याल आ रहा है, वो विचार आ रहा है, वहां कॉल करना है, ये करना है, वो सारी विंडोज बंद होने लगती हैं और आपका ध्यान अंतर्मुखी होने लगता है और आप अपने भीतर प्रवेश करने लगते हो। जब आप अपने भीतर प्रवेश करने लगते हो, सब तरफ की विंडोज बंद हो जाती हैं, तो अचानक से एक स्पष्टता के फ्लैशेस आने शुरू होते हैं, क्लियर होने लगता है सब, और वो जो क्लैरिटी है वो मोटिवेट करती है, वो क्लैरिटी विजन देती है। तब वो दिखने लगता है जो है नहीं या कुछ सुलझ नहीं रहा। जिंदगी में कुछ भी सुलझाना है तो यू नीड क्लैरिटी। मैं इस पर एक तो बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। जगत में कोई भी मनुष्य जब कुछ सोचने लगता है तो उसका पोस्चर देखिए कैसे हो जाता है, किसी भी कल्चर का क्यों ना हो, उसका पोस्चर ऐसे हो जाता है, या ऐसे, क्या था क्या था क्या था। ये क्या है, वो अपने आप को सब तरफ से हटाकर, अपनी अटेंशन को अनटैग करके, सारी थॉट्स की विंडोज को बंद करके, वो जब अंदर जाने लगता है तो उसका पोस्चर ये हो जाता है। और जब हम पूजा के स्थान में जाकर बैठते हैं तब भी हमारा पोस्चर या ऐसे हो जाता है। वास्तव में ये पोस्चर ही अपने आप में एक आसन है ध्यान करने का, क्योंकि जैसे ही आप ये करोगे तो आपके मसल मेमोरी में, जो मसल मेमोरी है जो ट्रिगर करती है ब्रेन में कुछ, जैसे ही ऐसे करते हो तो सब विंडोज बंद होके आप अंदर की ओर जाने लगते हो। अंदर का अर्थ क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब विचार करते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं, यहां होता है हाथ हृदय के पास में। जब आप यहां पर जाकर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईश्वर जो स्वयं वहां बैठे हैं, जब पूरा ध्यान वहां जाता है तो कुछ प्रकाशित होने लगता है, कोई स्पष्टता मिलने लगती है। विषय ये नहीं है कि आप कौन से धर्म के हो, विषय ये है कि जो तुम हो अपने धर्म तक कैसे पहुंचो। धर्म क्या, जो तुमने धारण किया हुआ है। अपने बारे में स्पष्टता जरूरी है। वो स्पष्टता हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलती है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम कहें कि भाई येलो जल तत्व है और वहां पर पीला कुछ रखा हुआ है, या वहां पर स्टोरेज है, क्योंकि पृथ्वी का मतलब क्या है, जो इमूवेबल है, जो बहुत समय से यूज नहीं हुआ, जो स्टेबल है, जिसका पीला रंग है, वो अगर वहां रखा हुआ है तो क्या होगा, यू विल फील ब्लॉक्ड। क्योंकि जो वाटर फ्लो देता है और वायु विचार देती है, फ्लो है पानी जो विचारों को आगे बढ़ा रहा है, परंतु जो विचार है वो है वायु। ये थोड़ी सी टर्म्स ध्यान में रखना। वो ब्लॉक हो जाते हैं जब यहां पर पृथ्वी तत्व होगा तो स्पष्टता नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों के यहां पर देखा होगा कि ये मंदिर बना रखा है और वहां पर लाल रंग के कपड़े बिछा रखे, तो क्या आ गया, अग्नि तत्व यहां पर आ गया। और अग्नि और जल का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो ऐसे लोग कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। जिनके यहां पृथ्वी तत्व होता है वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। स्पेस एलिमेंट होगा तो इसको पैदा करेगा, जल तत्व को पैदा करेगा, तो वो ठीक है, परंतु अग्नि और पृथ्वी वहां पर होंगे तो मुश्किल पड़ेगी। अग्नि और पृथ्वी तत्व को वहां से अगर हम रीलोकेट कर देंगे तो स्पष्टता आएगी।
बहुत सारे लोग ढेर सारे देवी देवता वहां रख लेते हैं, तो भी कंफ्यूजन पैदा होता है। यह ध्यान में रखना, क्योंकि यह स्पष्टता का जोन है। यहां पर तो जिस पर तुम्हें याद करके एकदम से लगता है कि कुछ राहत मिल गई, तुम्हें याद करके जिस भगवान को, जिस डेटी को, जिस गॉडेस को तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ फ्लैश मिला, कुछ मिला, विचार मिला, बस सिर्फ उसकी फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। हमारे यहां पर पंचदेवों की पूजा का विधान है, परंतु उसमें भी कहा गया है जो अपने इष्ट देव हैं उनकी प्रतिमा थोड़ी बड़ी हो, बाकी देवताओं की, जो पंचायत की बाकी 4 देवता हैं, वो थोड़ी छोटी प्रतिमाएं होनी चाहिए। हर बात के पीछे एक रहस्य है। वैदिक ज्ञान जितना है ना, उसके पीछे लॉजिक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने घरों में क्लैरिटी के जोन को सेटराइट करना है, क्लियर करना है, जिससे कि तुम्हारी स्पष्टता इतनी बढ़ जाए, जो ज्ञान भी तुम हासिल कर रहे हो वो ज्ञान भी तुम्हें स्पष्टता से समझ में आए। सबसे पहले यह करना है। मैंने क्लाइंट्स के यहां भी यही किया हमेशा, और यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। यह स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में अगर पृथ्वी तत्व होगा तो माइंड ब्लॉक होगा। ये बात मैंने मेरे क्लाइंट को कही। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम लोग एक फैक्ट्री में थे, तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा कर लेते हैं, ये सीमेंट के 4 बोरे मैं एक जगह रखवा देता हूं आपके ऑफिस में, थोड़े दिन रख के देख लेते हैं। हमने वो रख दिए और रख के भूल गए। मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था, वो रख के चले गए। 1 हफ्ते बाद मेरे पास सीधा ऑफिस आए। बोले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने क्या हुआ? बोले मेरा दिमाग ऐसे बंद हुआ पड़ा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, बात भूलने लगा हूं मैं। मैंने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? मैं भी भूल गया था कि भाई वहां तो मजाक में कहा था। तो जब आप लोगों को लगे कि आपको ये एक्सपीरियंस करना है, तो 4 सीमेंट के या रेत के बोरे नॉर्थ ईस्ट में 10-15 दिन के लिए रख के देख लीजिएगा, तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, फील हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में जब अर्थ एलिमेंट होता है तो कैसा महसूस होता है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, मैंने भी कुछ ऐसे प्रयोग करके चीजों को सीखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूं। बट मस्ट गेट क्लैरिटी, ये बहुत जरूरी है। और तुम लोगों ने ये स्पष्टता को पकड़ने के लिए सबसे पहले अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को संतुलित करना है, और इसमें मदद करेंगे आपके सभी ट्रेनर्स। और बहुत सरल है। एक आपका नक्शा बन गया होगा, उस नक्शे के ऊपर आपने 16 जोन भी मार्क कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आपके ट्रेनर उसको करवा देंगे। अब हम आगे आते हैं। अपनी जो ऐप है एंड्रॉयड में, और नहीं तो आईफोन में भी मेरे ख्याल से पुराने वाली ऐप तो फंक्शन कर ही रही है, उस ऐप को खोलिए, घर के सेंटर में जाइए, और जिस तरफ नॉर्थ ईस्ट का जोन इंडिकेट कर रही है ऐप, वहां पर फोटो खींच लीजिए और क्रॉप कर दीजिए बाकी का हिस्सा जो उस जोन में नहीं है। अगर उसमें सेंटर से पहला फोटो खींचिए, उसके बाद अगर कमरा है तो कमरे के अंदर जाकर फिर से नॉर्थ ईस्ट के जोन का फोटोग्राफ खींच लीजिए, जिससे कि ये कैप्चर हो जाए कि वहां है क्या, और उसको महावास्तु की साइट पर जाकर, या ये जो लिंक आपको आचार्य भेज रहे हैं वहां पर उसे अपलोड कर दीजिए। क्योंकि मैं भी आपको सुझाने वाला हूं कि आपको जीवन में स्पष्टता पाने के लिए क्या करने की जरूरत है। और अगर पहले आपको वो स्पष्टता मिल गई, आपकी वो बैंडविड्थ खुल गई, तो जो डेटा डाउनलोड होने वाला है ना, ये सदा आपके साथ रहेगा। जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको तो दिखेगा कि क्लाइंट कहां अटका हुआ है, वो जो उसको भी नहीं दिख रहा, और उसको कह भी नहीं सकते क्योंकि वो मानेगा नहीं। परंतु तुम्हें यह स्पष्टता होनी बड़ी जरूरी है कि ये जो 3 डोमेन से आने वाला पेन है, ये एग्जैक्टली कहां से एंटर कर रहा है।
अगर आप पे से एंटर कर रहा है तो भी हम किस प्रकार से सहयोगी बने, और अगर कॉस्मोस से आ रहा है तो कैसे सहयोगी बने, और वास्तु से है तो क्या दिशाओं की वजह से है या पंच तत्वों के असंतुलन के कारण है, ये दिखाई देने लगेगा। तो आज मैं इस बात को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोग इस पर आज वर्किंग करेंगे, फोटो खींचेंगे, उसको अपलोड करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। किस बात का जवाब देंगे? आज से अगले 36 महीने का आपका क्या प्लान है, क्या सोचा है, आप क्या करने वाले हो? नहीं है तो आप कहोगे अभी तक नहीं था, ये जवाब लिखना है, उस फोटो के साथ भेजना है। नहीं, आप कहोगे ये करने का मन है, ऐसा सोच है। अगले 36 महीने 3 इयर्स, और जो लोग बहुत स्पष्ट हैं वो उसके अगले 3 महीने का भी बता देंगे, सॉरी 3 साल का बता देंगे। तो ये अभ्यास करना है आपको, और इस पर एक नोट बनाकर फोटो के साथ अपलोड कर देना है, और इस पर आपके ट्रेनर्स मदद करेंगे। कल आपका और क्लैरिफाई कर देंगे, आपकी वर्किंग पे क्लैरिफाई कर देंगे। अभी भी आपके साथ कनेक्ट होकर जूम पर आपको इस पर मार्गदर्शन देंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले जोन पर पढ़ेंगे। और आज इस पर हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं कि आपको मोटिवेशन कैसे आए, आपको सही से दिखने कैसे लगे, मन की शांति कैसे हो। ये सारी चीजें हम अभी अगले 48 घंटे में अचीव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और बहुत मजा आने वाला है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं आपसे। नमस्कार।